हेलो, हाय दोस्तों। मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी की सेकंड इकाई कार्यालय हिंदी की शब्दावली। तो हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे है पारिभाषिक शब्द का स्वरूप। तो आज हम ये पढ़ेंगे और इसके सेकंड से थर्ड पॉइंट पर हम आज पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। पारिभाषिक शब्द का स्वरूप। आखिर पारिभाषिक शब्द का स्वरूप क्या है? पारिभाषिक मतलब कि एक ऐसा शब्द जो बहुत बड़े अर्थ को अपने भीतर समेटे हुए है, उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। और जिसके अंदर व्याकरण के नियमों को लागू किया जाता है वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। और इसका स्वरूप क्या है अभी हम ये पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द शास्त्रबद्ध शब्द होते हैं। शास्त्रबद्ध यानी कि वही व्याकरण आ गया कि उसमें शास्त्रों के नियम को लागू किया जाता है, तब जाके पारिभाषिक शब्द बनते हैं। सामान्य शब्द लोक व्यवहार द्वारा निर्धारित होते हैं। वही पारिभाषिक शब्द रसायन, भौतिक, राजनीतिक विज्ञान आदि शास्त्रों में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा भाषी समाज के संस्कृत और वैचारिक विकास से भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि पारिभाषिक शब्द शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि विज्ञान हो गया, अगर हम विज्ञान के साइड में जाते हैं तो वहाँ पे अलग शब्द होते हैं। यानी कि अगर हम साइंस में जाते हैं, अगर आपने हिंदी में साइंस पढ़ी होगी तो आप नोटिस करोगे कि साइंस में ना हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मल भाषा में यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट के ही लिए यूज़ किए जाते हैं। राजनीति में चले जाते हैं तो राजनीति में भी हिंदी के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जो उस क्षेत्र सीमा के लिए बंधे होते हैं। जैसे कि राजनीति में चले जाओ, महाभियोग या फिर विधि, कोई संशोधन करना हो, तो ये सब क्या एक तरह से परिभाषा, एक तरह से अपने एक बहुत बड़े अर्थ को समेटे हुए हैं, है ना। और भौतिक यानी कि भौतिक विज्ञान में चले जाइए, रसायन में चले जाइए, तो इन सब में क्या है, एक ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो केवल उसी सब्जेक्ट यानी कि उसी शास्त्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा भाषी समाज से होता है, यानी कि वो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ओके, सांस्कृतिक और वैचारिक विकास से भी ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर संस्कृति या फिर संस्कृति के क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी विशेष क्षेत्र में ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द अपने क्षेत्र विशेष में सूक्ष्म या सुनिश्चित अर्थ का वाचक होता है। वाचक का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, वाचक का अर्थ होता है बोलना। यानी कि क्या कह रहे, फर्स्ट लाइन में यही कह रहे कि जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, पारिभाषिक यानी कि जो व्याकरण से बंधे हुए हैं, उसमें नियम कायदे कानून लगे हुए हैं, ऐसे शब्द अपने क्षेत्र विशेष यानी कि अपने एक स्पेशल क्षेत्र से, खेल से, राजनीति से, अगर कहीं कोई सा भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे विज्ञान का हो, राजनीति का हो, शिक्षा का हो, पढ़ाई का हो, खेल कूद का हो, व्यापार का हो, या फिर इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हो, वहाँ पे वो अपने सूक्ष्म और सुनिश्चित अर्थ यानी कि वहाँ पे उसे एक सुनिश्चित अर्थ प्राप्त होता है। सूक्ष्म भले ही छोटा रूप क्यों ना उसे प्राप्त हो, लेकिन उसका एक सुनिश्चित अर्थ होता है। ठीक है, और उसी का वो वाचक होता है और वो उसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसी के लिए वो बोला जाता है, उसी के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, जो अर्थ के सूक्ष्मीकरण की प्रवृत्ति से युक्त है। ठीक है, सूक्ष्मीकरण यानी कि वो उसी अर्थ को लेके रखेगा, उसके साथ हम किसी दूसरे अर्थ को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम शास्त्र का नाम लेते हैं तो शास्त्र के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जो रसायन शास्त्र है या फिर जो प्राचीन टाइम के जो शास्त्र, आज के टाइम पे अगर हम कुछ लिखना स्टार्ट करें तो वो शास्त्र नहीं कहलाता है ना। तो शास्त्र क्या है, प्राचीन है, एक परंपरा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वही है कि ये जो शब्द होते हैं पारिभाषिक शब्द, ये एक परिभाषा और अपने एक सुनिश्चित अर्थ को लेके चलते हैं, इसमें हम कोई नया अर्थ ऐड नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूत्र, कूट शब्द, संकेत अक्षर, विशिष्ट चिन्ह और गणितीय फॉर्मूला इसी अर्थ के सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि मैथ में, साइंस में सूत्र होते हैं। कूट शब्द यानी कि कोई कोड लैंग्वेज होती है, उसे कहा जाता है। और संकेत अक्षर कि किसी संकेत के लिए किसी अक्षर का प्रयोग किया जाना, एक विशिष्ट चिन्ह, एक स्पेशल सिंबल और एक गणितीय फॉर्मूला, जैसे कि गणित में फॉर्मूलोज को यूज किया जाता है। ये सब क्या है, सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि उसी के ये सब उदाहरण हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। पारिभाषिक शब्द प्राय अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब एक होता है पारदर्शी जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं,
प्रायः यानी कि ज़्यादातर और हमेशा से अगर देखा जाए तो वो अपारदर्शी होते हैं। यानी कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने पर उसका अर्थ पता नहीं चलता है, हमें उसके अर्थ को ढूंढना पड़ता है अपने टीचर से, शास्त्रों में कॉपी किताबों की मदद से हम उस अर्थ को ढूंढते हैं, तब जाके हमें उसके अर्थ का ज्ञान होता है ना। अब जैसे कि कोई अचानक से आके बोल दे, कोई राजनीति का शब्द बोल दे, जैसे कि महाभियोग, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो महाभियोग ये शब्द क्या है, अपारदर्शी टाइप का आपको लग रहा होगा ना कि महाभियोग, आप सीधा सीधा अर्थ निकाल दोगे एक बहुत ही बड़ा अभियोग करना, लेकिन नहीं, इसका राजनीति में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में इस शब्द का एक बहुत ही बड़ा अर्थ है कि कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए वहाँ पे कुछ विधियां होती है, उन विधियों को करने के बाद ही ये महाभियोग होता है, जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये क्या है, एक विधि एक बहुत बड़े अर्थ को लेके है, पारिभाषिक है, और ये अपने एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो ये क्या है, अपारदर्शी है, यानी कि ये सीधे सीधे अपने अर्थ को व्यक्त नहीं करती है, ये अपने अर्थ को छुपा कर रखती है। ओके, आगे, अर्थात उनकी बाह्य संरचना से उनके वास्तविक तकनीकी अर्थ का हमें स्पष्ट बोध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस का मीनिंग भी वही है जो मैंने अभी 3-4 मिनट में बोला। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पारिभाषिक शब्द और उनके अर्थ के बीच के संबंध को अर्थरोपण के माध्यम से जोड़ा जाता है। क्या है, पारिभाषिक शब्द और उसके अर्थ बीच, यानी कि जो पारिभाषिक शब्द है और उसका जो अर्थ है, उन दोनों को अर्थरोपण के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अर्थ उसके साथ जोड़ा जाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस पारिभाषिक शब्द का ये अर्थ है। वैसे अर्थ उससे बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं समानता होने के कारण हम उसे उस शब्द का अर्थ मानते हैं। ओके, चलिए अब पारिभाषिक शब्द के लक्षण, कि आखिर पारिभाषिक शब्द के लक्षण क्या होते हैं और हम कैसे मानेंगे कि पारिभाषिक शब्द और उसके अर्थ के मध्य में समानता है, उसके अर्थ के मध्य में जो अर्थ रोपणता है हम उसे कैसे जांचेंगे, वो आगे समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी संदर्भों में सामान्य शब्द भी विशिष्ट अर्थ व्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी संदर्भों में जो सामान्य शब्द होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये टेक्निकल शब्द से ही जुड़ के आया है। वैज्ञानिक जो है उसका हिंदी अर्थ के आधार पर, और तकनीकी क्या है, ध्वनि यानी कि ध्वनि के आधार पर ये शब्द है, ये दोनों शब्द। ओके, तो इन दोनों में क्या है, सामान्य शब्द जो हम नॉर्मल अपने टाइम में यूज करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जिस शब्दों का, जिन भाषाओं का हम यूज करते हैं, वो सामान्य शब्द आ जाते हैं। और उसी सामान्य शब्द में जो विशिष्ट अर्थ व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करते हैं, कौन करते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी। ठीक है, इनके माध्यम से हम सामान्य शब्द में एक विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, वो तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से होती है। वैज्ञानिक संदर्भों में अर्थ और संकल्पनाओं में सूक्ष्मता की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मता यानी कि उसमें एक छोटे से गूढ़ अर्थ के भीतर घुस के, यानी कि एक गूढ़ अर्थ उसमें निकाला जाता है, वहां पे अर्थ को रखा जाता है। इसलिए इन सूक्ष्म अर्थों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो इतना पारिभाषिक बड़ा शब्द है, उसमें एक सूक्ष्म समानता के कारण, यानी कि बहुत ही छोटी समानता, एक बहुत ही जो एकदम ना के बराबर होगी, एक ऐसी उसमें समानता देखी जाती है, और उस समानता के आधार पर उस शब्द के अर्थ को वहां पे सुनिश्चित किया जाता है। तो इसीलिए इन सूक्ष्म अर्थों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों की जरूरत पड़ती है। ओके, जो किसी भी भाषा के शब्द भंडार में संभव नहीं है। इसलिए जहाँ नए शब्द बनाने या सृजन करने की संभावना नहीं होती, वहां प्रचलित शब्दों को ही नए अर्थ अथवा अर्थ छटा प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमें कोई नया शब्द नहीं मिलता है, यानी पारिभाषिक शब्द बनाने के लिए जब कहा जाता है कि पारिभाषिक शब्द बनाना हो, तो या फिर किसी शास्त्र के लिए कोई ऐसा शब्द सुनिश्चित करना हो, तो अगर हमें कोई नया शब्द नहीं मिलता है, तो हम पुराने ही शब्दों को लेकर उसे वहां पे स्थापित कर देते हैं कि अब से इस शब्द का ये अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जहाँ नए शब्द बनाने या फिर सृजित करना यानी कि उसे क्रिएट करना, ठीक है, करने की जहाँ पे संभावना नहीं होती, संभावना यानी कि जहाँ पे कुछ भी हमें आशा नहीं होती है कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो प्रचलित शब्द जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेंड में चलते हैं, ऐसे शब्दों को नए अर्थ या फिर अर्थ छटा प्रदान कर दी जाती है कि इस अर्थ के, यानी कि जो भी शब्द प्रचलन में है उसमें
हम कोई अर्थ देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये कुछ कुछ इस शब्द से मेल खा रहा है, तो इसी को हम एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो नया अर्थ, उसमें कुछ अर्थ की छटा अगर हमें दिखती है तो हम उसे पारिभाषिक शब्द की संज्ञा देने की कोशिश करें। इसी तरह पारिवारिक शब्दों में नए अर्थों का आरोपण एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, पारिवारिक शब्दों में यानी कि उसमें छोटा सा एक सूक्ष्म संबंध देख के उस शब्द को हम एक विस्तृत अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि उसे हम एक नया अर्थ, एक बहुत बड़ा अर्थ उसके ऊपर हम आरोपित कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया है। आशा करते समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो बोल देना, मैं कमेंट में लिख दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फिर है अभिधेय प्रयोग। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पारिभाषिक शब्द बनाते, अभी हम जाहिर सी बात है कि हम पारिभाषिक शब्द का निर्माण पढ़ रहे हैं कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। और हमने यही पढ़ा है कि अभी तक कि पारिभाषिक शब्दों का जब निर्माण करना होता है तो हम एक प्रचलित शब्द लेते हैं जिसमें कुछ हद तक कोई समानता होने के कारण हम उसे पारिभाषिक शब्द में परिवर्तित करते हैं। अगर हमें कुछ मिला है या फिर अगर हम रिसर्च करते हैं, हमें कोई ऐसी बात पता चली है जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए हमें बहुत बड़े शब्दों की सपोर्ट लेनी पड़ती है, तो हम उसे बहुत ही मुश्किल से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो हमने रिसर्च की है और जो हमें एक थीसिस मिली है, उसे एक शब्द प्रदान करने के लिए हम जो एक प्रचलित शब्द है उसे लेते हैं, और उस शब्द में अगर जो हमारी थीसिस है उससे अगर कुछ वो मेल खाता है तो हम उसे वो पारिभाषिक शब्द की उपाधि दे देते हैं। अब आया होगा समझ में। अरे यही इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, चलो आगे थोड़ी और शब्द मिलेंगे तो और ट्राई करूंगी। तो ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अभिधेय अर्थ प्रयोग, यानी कि अभिधेय का मतलब होता है कि जो सीधा सीधा सिंपल मीनिंग होता है। आपने शब्द शक्ति पढ़ा होगा, उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है ना। अभिधा का अर्थ होता है कि एकदम सीधा सीधा सिंपल अर्थ, कि उसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं होती है, एकदम सीधा साधा सपाट, कि जो सीधे वाक्य होते हैं, एकदम सरल सहज जो वाक्य होते हैं, उनका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो अभिधेय शब्द होते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है कि अभिधेय शब्दों का प्रयोग होता है। अगर पारिभाषिक शब्द को डालना हो तो वहाँ पे अभिधेय का ही प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, वो ऐसे किया जाता है कि पारिभाषिक शब्द हमेशा अभिधेय अर्थ में ही समझे जाते हैं। कि जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो कैसे में, अभिधेय, यानी कि एकदम उसका सीधा अर्थ ही निकाला जाता है। जैसे कि कार्यालय हिंदी, ठीक है, ये भी तो एक पारिभाषिक शब्द ही है ना। तो कार्यालय, तो ये क्या एक तरह से सीधा सीधा अभिधेय अर्थ है कि कार्यालय यानी कि कार्यालय से जुड़ा हुआ, ऑफिस से जुड़ा हुआ, यानी कि ऑफिस की जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है वो। तो ये क्या हो गया, एकदम अभिधेय, एकदम सीधा साधा सरल वाक्य है ना। लेकिन अगर हम देखें तो कार्यालय होता क्या है, अगर आप कहीं दूसरी जगह से आते हो जहाँ आपको हिंदी पता ही नहीं है तो कार्यालय की मीनिंग आप निकालते निकालते थोड़े कंफ्यूज हो ही जाओगे ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। सामान्य प्रयोग या अलग अलग संदर्भों में किसी शब्द के एक से अधिक प्रचलित अर्थ हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। लेकिन यदि वे पारिभाषिक शब्द के रूप में विकसित हो जाता है तो शब्द का एक विशेष क्षेत्र में एक तकनीकी शब्द, एक शब्द एक अर्थ के सिद्धांत के अनुरूप चलता है। जैसे कि ऊर्जा एनर्जी, अगर रसायन विज्ञान में जाते हो या फिर फिजिक्स में जाते हो तो उसमें क्या है, ऊर्जा, ये उसका एक सीमित शब्द बन जाता है ना। और यहाँ पे क्या है, एक शब्द एक अर्थ में इसको क्या मिल जाता है, एक शब्द एक अर्थ में इसे उपाधि मिल जाती है कि ये इसी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, फिर शब्द का चयन एक ही विशिष्ट अर्थ होगा जो शक्ति, ताकत, स्फूर्ति आदि शब्दों के व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ओके, तभी तो का पता चल गया है। फिर अगला आता है विषय सापेक्षता, यानी कि विषय की सापेक्षता, यानी कि विषय के आधार पर उस शब्द को दिया जाएगा, उस शब्द को वो अधिकार दिया जाएगा, वो स्वीकृति दी जाएगी, वो मान्यता प्राप्त होगी, है ना। विषय सापेक्षता यानी कि विषय के आधार पर हर पारिभाषिक शब्द अपने विषय क्षेत्र से ही अपना तकनीकी अर्थ और अपनी परिभाषा प्राप्त करता है। ठीक है, कि जो हर पारिभाषिक शब्द होता है वो अपने विषय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ होता है और वहीं से उसे तकनीकी यानी कि टेक्निकल अर्थ और अपनी परिभाषा प्राप्त करता है। अतः वे किसी न किसी विषय क्षेत्र या शास्त्र से संबद्ध होता है। ओके, जैसे कि अगर आप इतने सारे तवाद है, आधुनिकतावाद, सिद्धांतवाद, कल्पनावाद,
है ना, मानवतावाद, विकासवाद, भौतिकवाद, इतने सारे वाद है। तो ये सारे के सारे अपने विशेष क्षेत्र से ही जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये शास्त्र में संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी शब्द दिया जाता है ना, वो अपने सीमा क्षेत्र से ही जुड़ा होता है, अपने विषय से, अपने सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं से। तो इस तरह किसी भी विषय की पारिभाषिक शब्द के अर्थ को पूर्ण जानकारी से समझने के लिए उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी विषय में जाते हैं, हिंदी में जाते हैं, तो हिंदी का हमें बहुत बड़ा विषय क्षेत्र मिलता है। तो हिंदी के अंतर्गत कितने वाद आते हैं, कितने शास्त्र के संबंधित शब्द आते हैं, उसमें पारिभाषिक शब्द भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सभी को जानने के लिए हमें विषय को समझने की आवश्यकता है, कि विषय का ज्ञान होगा तभी हम उन शब्दों को समझ पाएंगे, है ना। फिर आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे यही कारण है कि तकनीकी शब्दों का विशेषज्ञों की शब्दावली भी कहा जाता है। ठीक है, कि तकनीकी शब्दों क्या कहा जाता है, विशेषज्ञों की शब्दावली। इस तरह विषय से अनभिज्ञ व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को विषय का ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ भी एक पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, जो अनभिज्ञ का अर्थ होता है जिसे उस विषय का या फिर जिसे कुछ ज्ञात नहीं है, उस विषय से संबंधित कुछ ज्ञात नहीं है, अनभिज्ञ व्यक्ति इस शब्दावली को नहीं समझ सकता। उदाहरण के लिए कंप्यूटर वायरस, प्रोग्रामिंग, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आदि शब्द कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में ही समझे जा सकते हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स के सारे कोडेड वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है ना। चलिए आगे। फिर इसका थर्ड पॉइंट है अर्थभेदकता, यानी कि अर्थभेदकता के आधार पे तकनीकी शब्दों के अर्थ न केवल सूक्ष्म होते हैं, बल्कि निरंतर अनुसंधान के साथ साथ उनके अर्थ के भेद विकसित होते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब बताया कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च, कि रिसर्च के साथ साथ उसके अर्थ में, उसके भेद में भी वो विकसित होते चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रामर में घुस जाते हैं, जैसे संज्ञा के भी कई सारे भेद, जैसे रस में घुस जाते हैं, रस के भी कई सारे भेद है, उसके अंग है। तो यहाँ पे वही है कि अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो उसके भेद और उपभेद और भी उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इन उपभेदों को सुरक्षित रखने के लिए सबके लिए अलग अलग तकनीकी शब्दों का विधान रखना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अब जहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जब रिसर्च होती है तो हमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं, रिसर्च होती है तो हमें उसके बहुत सारे महत्व पता चलते हैं, और उसके महत्व को रखते हुए हमें ऐसे शब्द वहाँ पे रखने पड़ते हैं जो उसके उस विशेष स्पेशलिटी को अभिव्यक्त करें, है ना। तो इसलिए जैसे वेग, चाल, शक्ति, किरण, महामारी, लघुमारी। ठीक है, वेग, चाल, शक्ति, किरण, ये सब तो एक ही जैसे आ गए ना, कि कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक ही तरह से, एक ही चीज से कनेक्ट है। लेकिन ये क्या है, सबके सब भेद उपभेद है, एक ही सीमा क्षेत्र में है, एक ही जगह से रिलेटेड है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं अलग स्पेशलिटी है, तभी इन्हें नए नाम दिए गए हैं ना। तो उसके भेद और उपभेदों को उनके अर्थ के साथ सुरक्षित रखने के लिए उसे नए नाम दिए जाते हैं। जैसे कि वेग को वेलोसिटी दिया गया है, चाल को स्पीड, शक्ति को पावर, किरण को रे, और महामारी, लघुमारी, ये भी क्या है, एक तरह से भेद उपभेद ही आ गए ना, कि एक होती है बहुत बड़ी बीमारी और एक होती है लघुमारी। महामारी का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी, जैसे कि अभी कोविड-19 की बीमारी चल रही है, तो क्या है, ये एक महामारी है, यानी कि बहुत बड़ी वाली एपिडेमिक। और फिर दूसरा है लघुमारी, यानी कि छोटे रूप में। ठीक है, एंडेमिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ की सूक्ष्मता, यानी कि जहाँ पे अर्थ छोटे से भी, अगर बहुत ही छोटा सा भी अगर उसमें अर्थ मिल जाता है हमारी थ्योरी से रिलेटेड, तो वो क्या है, वो अर्थ सूक्ष्मता में आ जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अर्थ उससे कनेक्ट होता है कहीं से भी, उससे अगर छोटा सा भी, अगर जैसे बिजली की तार में होता है ना, जहाँ पे भी एक तार भी अगर छूट रही हो, एक तार भी अगर कनेक्ट हो रही हो, तो बिजली पास हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही है कि जो हमारी थ्योरी से थोड़ा सा भी अगर कनेक्ट हो रहा हो, रिलेट हो रहा हो, तो वहाँ पे उसे वो अर्थ प्राप्त हो जाता है। ओके, उसे वहाँ पे वो पारिभाषिक शब्द के वो महत्व मिल जाता है, वो इम्पोर्टेंस मिल जाती है। चलिए, तो इसको समझते हैं। जैसे कि पारिभाषिक शब्द न केवल एक अर्थ को व्यक्त करता है, बल्कि वह उस एक अर्थ के भी एक सूक्ष्म अर्थ बोध को प्रकट करता है। जैसे जैसे तकनीकी और वैज्ञानिक सोच की संकल्पना में परिमार्जन होता जाता है, जैसे जैसे तकनीकी और वैज्ञानिक सोच यानी कि उसमें परिमार्जन होता है, यानी कि वो और ज़्यादा अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे ही शब्द के अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते जाते हैं। वैसे वैसे ही शब्द के जो अर्थ होते हैं वो छोटे से और छोटे होते जाते हैं। लेकिन आज तकनीकी शब्द बनने के बाद इसका सूक्ष्मतम अर्थ
पार्लियामेंट तक सीमित ही रह गया है। सॉरी, लग रहा है एक लाइन भूल गई, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि तकनीकी और वैज्ञानिक जो ये जो रिसर्च होती है, परिमार्जन होता है, यानी कि उसे जब बार बार उसे देखा जाता है कि ये अब इसके लिए सही बैठ रहा है, यानी कि संशोधन जो होते हैं उसको लेकर रिसर्च होती है, तो उन सब के बाद अगर देखा जाता है ये शब्द यहाँ पे सही बैठ रहा है तो उसे वहाँ पे बैठा दिया जाता है, उसे वो वहाँ पे इम्पोर्टेंस दे दी जाती है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण के लिए है संसद। संसद का संस्कृत का जो अर्थ है वो संस्कृत में सभा होता है, लेकिन आज तकनीकी शब्द बनने के बाद इसका जो सूक्ष्मतम अर्थ है वो पार्लियामेंट तक ही सीमित रह गया है ना। फिर नेक्स्ट है अर्थ रूढ़िता, यानी कि जहाँ पे अर्थ की रूढ़िता आ जाती है, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से परंपरा से अगर एक रूढ़िवादिता आ जाती है तो वहाँ पे अर्थ, यानी कि जिस अर्थ में रूढ़िता हमें मिल जाए तो उसके आधार पर भी हम पारिभाषिक शब्द बनाते हैं। अब जैसे कि नए नए अनुसंधानों, विचारों, एक आविष्कारों को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है, यानी कि जब कोई नया अनुसंधान होता है, रिसर्च होती है, कोई नए विचार आते हैं, आविष्कार होते हैं, तो उन सबको व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है ना, जाहिर सी बात है। इस तरह जब नई तकनीकी अर्थ शब्द में आरोपित किया जाता है, इस तरह से जब नई तकनीकी अर्थ को, यानी कि अगर कोई रिसर्च हुई है उसके ऊपर अगर हम कोई न्यू वर्ड, एकदम न्यू वर्ड बनाते हैं, जैसे कि आप नोटिस करते होंगे कि सुनामी आते हैं, तो सुनामी को लेकर हर देश अपने अपने देश में द्वारा उसको एक नाम दिया जाता है। नोटिस करना, कभी रिसर्च करना, तो वो नाम देते हैं तो क्या करते हैं, एक तरह से रिसर्च ही करते हैं ना, एक उसे नया पारिभाषिक शब्द मिलता है। यहाँ पे वही है कि एक तकनीकी अर्थ उस पर आरोपित किया जाता है, तब वह उस शब्द के साथ रूढ़ हो जाता है। तो वो क्या है, एक तरह से रूढ़ हो जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, भारत के लिए रूढ़ हो गया है ना। जैसे म्यांमार, वो उस देश के लिए, उस क्षेत्र सीमा के लिए वो क्या हो गया, रूढ़ हो गया है। तो वैसे ही है कि वो उस महत्व के साथ, उस स्पेशलिटी के साथ, उस अर्थ के साथ वो रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाना यानी कि पुराना हो जाता है, वो उसके अलावा किसी और क्षेत्र में यूज नहीं किया जाता है और लोग उसे उसी अर्थ में ग्रहण करने लग जाते हैं। उदाहरण जैसे कि माउस। माउस एक चूहे की तरह एक छोटा सा उपकरण है जिसका अंग्रेजी में कोई मूल अर्थ नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी में उसका कोई मूल अर्थ नहीं है। माउस, माउस क्या होता है, चूहा होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर में जाते हैं तो माउस समझते होंगे, एक छोटा सा कंप्यूटर में माउस होता है जिसके हम रेखाएं खींचने के लिए किसी, यानी कि कंप्यूटर में हाथ तो चला सकते हैं नहीं ना, या वो स्क्रीन टच तो है नहीं, तो वहाँ पे माउस को ही घुमाना पड़ता है यहाँ से वहाँ। कोई भी नया लिंक ओपन करना हो, कहीं पे भी आना जाना हो, तो वहाँ पे माउस की वजह से, माउस के थ्रू हम उस पर चलते हैं। तो चूहे की तरह दिखने के कारण आविष्कारकर्ता ने इसे माउस का नाम दे दिया। इस तरह शब्द और अर्थ के बीच संबंध को स्थापित करने में आविष्कारकर्ता का प्रमुख हाथ होता है, ठीक है। हाथ किसका होता है, आविष्कारकर्ता का। अभी हम यहाँ पे माउस के बारे में पढ़ रहे थे कि माउस क्या होता है, वो माउस का हाथ होता है कंप्यूटर पे चलने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यही शब्द लगातार प्रयोग और व्यवहार से रूढ़ हो जाता है। ओके, तो ये वाली वीडियो खत्म होती है। बहुत सारी बातें की, थैंक यू, मेरा भी मन में खुश हो गई मैं सच्ची में। बाय बाय, टेक केयर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो पूछना, कमेंट करना, क्वेरीज करना। कोई दिक्कत हो तो यार गाइस प्लीज कमेंट करना, अगर यार परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। अगर आपको प्रॉब्लम होती है यार प्लीज 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 गाइस, आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट करना हो तो आप प्लीज किया करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें मेरी समझाई हुई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। या फिर मेरे को भी कोशिश करनी पड़ेगी ना कि मैं भी अपने ऊपर थोड़ा सा मेहनत करूँ, मैं भी थोड़े आविष्कार करूँ आप सबको समझाने के लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।